कार्बोहाइड्रेट का भविष्य यही है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होकर के फिर एनर्जी रिलीज होगा। ये ब्रेकडाउन कहाँ, प्लांट में भी हो सकता है। प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए, वो सिर्फ एनर्जी बनाता ही थोड़े है। प्लांट जो है एनर्जी को कंज्यूम भी तो करेगा। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल उसमें भी होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसमें भी होगा, प्लांट के सेल में भी। अंतर यही होता है कि कार्बन फिक्सेशन जो है प्लांट में, उसका रेट काफी ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस जो है ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है प्लांट में हो तो रहा है, बट फोटोसिंथेसिस में जितना कार्बन फिक्स हो गया उससे कम CO2 ही रिलीज, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो CO2 रिलीज होगा, प्लांट जो है CO2 भी रिलीज करेगा। तो जितना CO2 वो रिलीज करता है उससे कहीं ज्यादा प्लांट फिक्स कर देता है। राहुल, आपके सवाल का जवाब मिला? ओके सर। यस सर। कार्बोहाइड्रेट, आलू के अंदर जो स्टार्च है, वो आलू ये सोच के थोड़ी बनाया है कि आप उसको तोड़ के खाओगे, पराठा बनाओगे। आलू है उस स्टार्च को अपने लिए स्टोर किया है फॉर अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि आलू इस तरह से पौधा अडेप्ट है कि उसके लिए एक बार अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो ड्यूरिंग दैट अनफेवरेबल कंडीशन इट विल यूज दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द आलू फॉर इट्स ओन सर्वाइवल। लेकिन आप क्या, किसान क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं फॉर आवर ओन यूज। तो प्लांट भी जो है कार्बोहाइड्रेट अपने लिए स्टोर किया है एंड वी यूटिलाइज इट एंड, और हम यूटिलाइज करके उसको क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट करके, पहले एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बिगर मॉलिक्यूल्स है, पॉलीसेक्राइड्स है, उसके हम डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में लाए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ ब्लड में, और ब्लड में एब्जॉर्प्शन होने के बाद हर सेल के पास चला गया सिंपल फॉर्म ऑफ द शुगर, दैट इज ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज जो है वो एंट्री पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। ठीक है, तो ग्लूकोज जब जनरेट हो गया आफ्टर डाइजेशन और ब्लड में आ गया ग्लूकोज की मात्रा, अब ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा, इंट्रासेलुलर लोकेशन होगा। सेल के अंदर आने के बाद ग्लूकोज इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो एक बार फॉस्फोराइलेशन हो जाता है ग्लूकोज का, देन ग्लूकोज कैन नॉट एस्केप आउट फ्रॉम आफ्टर फॉस्फोराइलेशन। So the phosphorylation ensures the capture of glucose inside the cell. So now the glucose is captured, it will be remain inside the cell जब तक उसका यूज नहीं हो जाएगा। तो अंत में यूज होके ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, फिर पायरुवेट जनरेट हुआ, पायरुवेट जो है चला गया आपका सीधा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। देखो, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक जाने में उसको कितना क्रॉस करना पड़ेगा। पहले आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इट विल क्रॉस, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाता है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को भी क्रॉस करके फिर वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दैट इट विल गो इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कौन? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का एंजाइम जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इज देयर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फिर क्या होगा, पायरुवेट भी है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी है, और कोएंजाइम ए भी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, और एक CO2 मॉलिक्यूल वही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही रिलीज हो जाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ऑक्जेलो एसीटेट से बाइंड करके वहीं पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाता है, में एंटर कर गया। ठीक है, क्रेब साइकिल का जो एंड का जो प्रोडक्ट है दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD प्लस, दैट इज NADH प्लस H प्लस,
और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FAD दैट इज FADH2 वो भी रिलीज हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही, क्योंकि क्रेब्स साइकिल वहीं पर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो वहीं से रिलीज होकर के ये रिड्यूस्ड फॉर्म जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेज हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 ये सब तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ही है। इवन एक एंजाइम जो है आपका क्रेब्स साइकिल का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जहां पर FADH2 फॉर्मेशन होता है, तो अकेला ऐसा एंजाइम है जो कि क्रेब्स साइकिल का भी पार्ट है एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेमेस्टर 2 आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ना लास्ट क्लास में, ये सब लोग शांत हो, भूल गए क्या? हाँ, ये सर पढ़ाए थे, याद है कुछ कुछ। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है दैट इज द कॉम्प्लेक्स 2, और कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये क्रेब्स साइकिल का भी एंजाइम है, ठीक है। तो वहीं पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सारे कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं, ATP सिंथेज भी है, और वहीं पर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट है उस वो फिर अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है कॉम्प्लेक्सेस को, और उसके रिजल्ट से फिर मैट्रिक्स से प्रोटॉन पंप आउट हो जाता है। समझ में आया मोटा मोटी ये प्रोसीजर? राहुल? यस सर, यस सर। ये कार्बोहाइड्रेट ये पूरा है जो हम अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पहले तो फैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप पहले खाए, मुंह से चबाए, स्टार्च जो है आपके मुंह में ही जो सलाइवरी एमाइलेज है उसमें स्टार्च को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, फिर वो गया, फिर या आप सिंपल लिख सकते हो कि बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन और हाइड्रोलाइज इनटू द सिंपलर फॉर्म्स of the monosaccharide and disaccharide units, and then monosaccharide and disaccharide units are then absorbed by the intestinal cells into the blood. Then in the blood these monosaccharide and disaccharide units have the two fate again, either they will go into the direct catabolic reaction or they will go in the direction of the anabolic reaction. If they go in the direction of anabolic reaction, such as the reaction which is happening in the liver, then these monosaccharide and disaccharide units will join to form the glycogen. Okay, many glucose molecules join to form the polysaccharide, which is called a branch polysaccharide, which is called glycogen in animal tissues. Or if this glucose, if suppose if the energy requirement is there, okay, in the body, then this glucose molecule will go in the which डायरेक्शन, किसी भी सबस्ट्रेट का दो डायरेक्शन, ये तक कैटाबोलिक डायरेक्शन में जाएगा या एनाबोलिक डायरेक्शन में जाएगा। तो एनाबोलिक डायरेक्शन में गया तो ग्लूकोज एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं, अभी इनफ ATP फॉर्मेशन होकर रखा हुआ है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ATP भरा हुआ नहीं चाहिए अभी, तो चला गया एनाबोलिक डायरेक्शन में। ओके, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो गया। लेकिन अगर वो आदमी उतना जितना खाता है उतना पचाता है उतना मेहनत करता है, इस टाइप का है बॉडी उसका ढला हुआ है, फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, देन सब में होगा ये एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो सब में, इवन योर ब्रेन सेल्स रिक्वायर मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये चलते रहता है हमेशा प्रोसेस। तो जब भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो ग्लूकोज जो है इट विल एंटर इन द कैटाबोलिक डायरेक्शन, इट विल गो इन द कैटाबोलिक डायरेक्शन। तो कैटाबोलिक डायरेक्शन में क्या क्या उसके रास्ते में आएंगे, पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, such and such. Okay, have you got my point? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, carbohydrates are, और definition by देखिए, carbohydrates are polyhydroxy, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पता है आप लोगों को किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता है। हाँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप। सो
कार्बोहाइड्रेट्स के पास ये OH ग्रुप जो है बहुत सारा है। इसीलिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी एक टर्म हो गया, बहुत सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। प्लस अब क्या है कार्बोहाइड्रेट, दे कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंसेस दैट यील्ड सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब समझिए इसको, मतलब कीटोन, कीटोन का आपको फंक्शनल ग्रुप याद है क्या होता था? CO CO O डबल वन O। कीटोन का है COR1। R2. Okay, so this is the functional group, and this functional group, this carbon is called as carbonyl carbon। याद रखना ये टर्म, आगे भी आएगा बहुत। कार्बोनिल सेंटर या कार्बन, ठीक है। ये हो गया आपका कीटोन। और एल्डिहाइड CHO CHO। CHO। है ना, 4 वैलेंसी पूरा हो गया। ये भी 1 2 2 4 तो 4, ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी या तो कीटोन है या एल्डिहाइड है। कुछ कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी है, कुछ कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी है। या कुछ को कार्बोहाइड्रेट हम उनको भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस होने पर हमको ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमको मिल जाए। जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज मिल जाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज है आपका स्टार्च, इसको हाइड्रोलाइज करने पर ग्लूकोज मिलेगा। और उसी तरह ग्लाइकोजन भी जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज है। स्टार्च और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में फर्क यही है कि ग्लाइकोजन इज मच मोर ब्रांच्ड। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या वैसे सब्सटेंस जिनको हाइड्रोलाइज करने पर, तोड़ने पर हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट्स वैसे सब्सटेंस है। डिफिनेशन आएगा तो ये लिखोगे, एक लाइन में सारी बात है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और सब्सटेंस दैट yield such compounds on hydrolysis। Many but not all carbohydrates have the empirical formula CH2ON। तो ये एक जनरल फॉर्मूला क्यों सबके पास है? क्योंकि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, सल्फर भी है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes। Yes, sir. तो अब देखिए, on the basis of size there are 3 major classes of carbohydrates। First one is monosaccharide, second oligosaccharide and third one is polysaccharides। इसमें देखेंगे आप कि सैकराइड वर्ड जो है, सफिक्स जो है इज कॉमन। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीगोसैकराइड। तो सैकराइड मीन्स it is derived from a Greek word that is saccharon, and the meaning of this Greek word saccharon is sugar। Okay, so the monosaccharides are called as simple sugars and they consist of a single polyhydroxy aldehyde or ketone unit। अब समझ में आया आपको? Monosaccharides are simple sugars and they have
ए सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। सिंगल भी लगा हुआ है इसमें एंड पॉली भी है, तो सिंगल इज इन द रेफरेंस ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट के रेफरेंस में है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन, फंक्शनल ग्रुप जो है वो है सिंगल, एक ही है। बट देयर आर मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, सो monosaccharides or simple sugars are those type of carbohydrates which contain a single polyhydroxy aldehyde or ketone unit. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब इस मोनोसैकेराइड में कई सारे कार्बन हो सकते हैं। हो सकता है कि ये मोनोसैकेराइड कंपाउंड में 3 कार्बन हो और 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और उस 3 कार्बन मॉलिक्यूल में भी एक कार्बन एटम जो है इंगेज्ड है इन दिस फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन इंगेज्ड है। 4 कार्बन भी हो सकता है, 5, 6, 7, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो भी एक फंक्शनल ग्रुप है, 4 है तो भी एक फंक्शनल ग्रुप है, 7 कार्बन है तो भी या तो एल्डिहाइड है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक ही टाइम पर दोनों फंक्शनल ग्रुप एट ए सेम टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ साथ नहीं होंगे, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। दीज आर डिफरेंट। हम आगे देखेंगे कि इस बेसिस पर भी, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस के बेसिस पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। One is called as aldoses and the second one is ketoses. For example, glucose is aldose, but fructose is ketose. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. The most abundant monosaccharide in nature is 6 carbon sugar D-glucose. एक तो बात क्या बताए कि कार्बोहाइड्रेट जो है मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है। अब इस कार्बोहाइड्रेट में भी जो सबसे एबंडेंट है, जो बहुत ज्यादा पाया जाता है नेचर में प्राकृतिक रूप से, वो क्या है? 6 कार्बन डी ग्लूकोज। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। These are different stereoisomers of the carbohydrate, sometimes referred to as dextrose. ठीक है, क्यों इसको डेक्सट्रोज बोलते हैं? डेक्सट्रोज एंड एक होता है एल, लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसकी वजह से इसका टर्म आया डेक्सट्रोज। ये इसका नाम है कॉमनली। अब ये आप लोग याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे एबंडेंट, जो नेचुरली अकरिंग है, जो हमारे बॉडी में एंजाइम जिसको मेटाबोलाइज कर सकता है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट इन द केस ऑफ प्रोटीन यही उल्टा होता है। अमाइनो एसिड्स पॉलीमर्स जो है, अमाइनो एसिड स्टीरियोआइसोमर्स हैं, एल फॉर्म इज नेचुरली अकरिंग। सो आप लोग टर्म देखोगे, एल एलानिन, एल मेथियोनिन, ठीक है। बट कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके आगे डी फॉर्म इज द नेचुरली अकरिंग फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये याद कर लो। Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. इवोल्यूशनरी कंजर्व हो गया है। ठीक है, जैसे आपके एक बाएं हाथ का दस्ताना दाएं हाथ में फिट नहीं आएगा, लेकिन आपके दोनों हाथ का डायमेंशन जो है, उंगलियों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एक ही समान है, फिर भी बाएं हाथ का दस्ताना आपके दाएं हाथ में फिट नहीं होगा। उसी तरह तो दोनों दस्ताना जो है वो क्या है? आइसोमर्स है।
दोनों का वेट सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों दस्ताना एक रंग का था, एक ही ग्राम वजन है, एक ही डिजाइन है, एक ही सब कुछ है, फिर भी दोनों जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है। इस वजह से दोनों फिट नहीं हो रहे हैं। तो जब मिरर इमेज compounds are possible, if mirror image compounds are possible, then they are called as enantiomers or stereoisomers. So the enzyme responsible for metabolizing that compound can only interact with its one form of enantiomer, not all form of the enantiomer. Okay, because the active site of the enzyme also will have the same type of the groove in which that mirror image or that type of the enantiomer will fit, and the opposite of that enantiomer doesn't matter, the configuration is same, formula is same, number of atoms, molecules, number of bonds, functional group, all these things are same, size are same, bond lengths are same, everything is same, but it will not fit because it is the mirror image. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. कहने का मतलब हुआ कि इसीलिए लिविंग सिस्टम में जो नेचुरली अकरिंग है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, कोई एक ही तरह का, एक ही टाइप का आइसोमर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो आइसोमर आपके बॉडी में पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में, वो सारे रिएक्शंस में जिसमें आप ग्लूकोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे ग्लूकोज जो है वो डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज नहीं है, डी ग्लूकोज है। और इसके अपोजिट जो भी अमाइनो एसिड्स आपके बॉडी में है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, और दे आर फाउंड इन द प्रोटीन्स, और जितने भी अमाइनो एसिड्स बॉडी में है आपके, ऑल दे आर इन एल फॉर्म। अब देखिए एक लाइन और है, ये भी आप लोग ध्यान से समझिए, मोनोसैकेराइड्स ऑफ 4 और मोर कार्बन टेंड टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आप ये से समझिए, इसको हम थोड़ा और डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा है कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखा है, एक साइक्लिकल फॉर्म में होता है, एक लीनियर फॉर्म में है, देखा है आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर? Yes, sir. सो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि which one is real। तो आप ये समझिए कि इन द सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वाटर है। ठीक है, वो वाले सॉल्यूशन नहीं जिसमें सॉल्वेंट कोई नॉन पोलर कंपाउंड है। ओके, इन पोलर सॉल्यूशन, और यू कैन सिंपली से इन एक्वस सॉल्यूशन, the carbohydrate molecule, or you can particularly say the monosaccharide carbohydrates, which are having carbon atoms 4 or more in number, then they occur in the form of cyclic one। जैसे कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये दिख रहा है मेरा ड्राइंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे फिगर भी होगा, अभी हम ऐसे ही बता देते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर कहां से शुरू होता है, जो कार्बोनिल कार्बन है उसको 1 नंबर देते हैं। जैसे
अगर एल्डोज है तो ये है उसका R, ये R यहाँ पर ये है अल्डिहाइड ग्रुप, तो दिस विल बी नंबर 1 कार्बोनिल कार्बन. Okay, so this carbonyl carbon adjacent to that, it will interact with the OH hydroxyl group of the 5th carbon, and it forms a cyclic ring type structure if they are present in the aqueous solution. आगे हम अभी बताएंगे, एक टर्म सुनोगे आप, उसको बोलते हैं हेमी एसिटल और फिर हेमी एसिटल से एसिटल फॉर्मेशन होता है when the formation of disaccharide carbohydrate takes place, and during the formation of acetal, आगे भी आपको पढ़ाएंगे, you will come across alpha type of glycosidic bond and beta type of glycosidic bond. नाम सुने होंगे आप लोग, alpha glycosidic bond and beta glycosidic bond. If two glucose units have beta glycosidic bonds, then it will, because the type of bond which is present between the glucose subunits in cellulose polysaccharide is beta glycosidic bond, and the type of bond present between two glucose molecules, or you can say two glucose moieties in starch, is alpha glycosidic bond. ये हम स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे आगे. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो टिपिकल ऑफ, देखिए, ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में ही साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका होगा? मोनोसेक्राइड का होगा. ओके, सो मेनी मोनोसेक्राइड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन. सो आप कल्पना कीजिए, बॉडी में इनसाइड द सेल, इन द साइटोसोल और इवन इन द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, all these are aqueous solution. So in this type of in this aqueous solution, the monosaccharides which are having 4 or more carbon atoms, they are present in the cyclic form. So it is necessary for you to study or to learn these cyclic forms. Okay, because these are the physiological forms which is present in your body, and in this form only they participate in various types of the metabolic reactions, glycolysis, Krebs cycle, सब में ये इसी cyclic form में ही participate कर रहा है. आई बात समझ में? Yes, sir. ओलिगोसेक्राइड Yes, sir. हैं, ओलिगोसेक्राइड उनको कहते हैं जिनके पास शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट हो. शॉर्ट चेन मतलब कितना शॉर्ट चेन होना चाहिए? 20 तक. अगर 20 कार्बोहाइड्रेट monosaccharide units are joined together up to 20, they will be called as oligosaccharide. 1 था तो क्या था? उसमें तो कोई ज्वाइन नहीं है, तो it is called as monosaccharide. 2 है तो disaccharide. So and so forth, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 20, it is called as oligosaccharide. Beyond 20, it is called as polysaccharide. So oligosaccharide consists of short chain of monosaccharide units or residues joined by characteristic linkage called glycosidic bond. अभी हम बताए ही
दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा टाइप। आगे हम लोग देखेंगे अल्फा टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे होते हैं, बीटा भी कैसे होते हैं। अभी आप जान लो कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच में द बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए द मोस्ट एबंडेंट आर, ओलिगोसेक्राइड्स में भी सबसे एबंडेंट क्या है, इज द डाइसेक्राइड्स विथ टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। कॉमन डाइसेक्राइड क्या है, सुक्रोज, केन सुगर, and it is the disaccharide of what, D-glucose and D-fructose। एग्जाम में लिखोगे जब आप तो D जरूर लगाओगे, D-glucose अगर लिख दोगे तो एग्जामिनर यही समझेगा, कॉपी चेक करने वाला इसको आइडिया है। अगर सिर्फ ग्लूकोज लिख दिए तो वहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता है मेरे जैसा एग्जामिनर कि कौन सा ग्लूकोज है, इसमें D है कि L है, क्योंकि दोनों का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। तो आप लिखोगे which consists of D-glucose and D-fructose। All common monosaccharides and disaccharides have names ending with OJ। ये भी एक नोमेनक्लेचर है, याद रख लो। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के नाम के अंत में ओज लगता है, ओज, OSE, ओज। और कंफ्यूज नहीं करोगे, एज लग जाता है तो क्या होता है, नाम के अंत में दिख रहा है एज लग जाता है तो क्या होता है, एंजाइम। हाँ एंजाइम। और ओज लग गया तो कितना मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करोगे ओज और एज में। एज लग गया तो प्रोटीन हो गया, और वो प्रोटीन जो एंजाइम है। ओज लग गया तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड है। So in cells, most oligosaccharides consist of 3 or more units, do not occur as free entities, but are joined to non-sugar molecules, lipid or proteins in glycoconjugates। ठीक है, तो some कहने का मतलब some disaccharides, some oligosaccharides are found as free form, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, ये सब टाइप के, लैक्टोज, ओके, लैक्टोज मिल्क में होता है। तो ये सब टाइप के डाइसेक्राइड जो है दे आर फ्री फॉर्म, बट दोज oligosaccharides with 3 or more units do not occur as free entities। ठीक है, और ये जो होते हैं बाइंड टुगेदर होते हैं या तो लिपिड और प्रोटीन के साथ, और ये पूरा स्ट्रक्चर लिपिड प्रोटीन के साथ जो ग्लाइको ओलिगोसेक्राइड यूनिट्स बाउंड है, that is called as glycoconjugate। ओके, चलिए मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आपकी क्लास लूंगा। अभी 5 मिनट में एंड होने वाला है। सबसे पहले 1 सेकंड, हाँ कौन कौन आए हैं अभी, फिर बाद में फ्री से कौन आया पहले बाद में ये बताओ। आरती थी, मीरा सुल्ताना थी, और कोई आया है सेमेस्टर UG 3 से? अभी सेमेस्टर 2 वाले फिर से बता दो एक बार, कौन आए बाद में जिसका अटेंडेंस नहीं बना है। सर नेहा कुमारी, रोल नंबर 98। 1 सेकंड से सर 8 मिनट लेट।
इस समय अटेंडेंस ले रहा हूँ। नेहा 97, नेहा 97 प्रेजेंट है। यस सर। जमाल। शताक्षी, Yes, sir. बोल्ड। सुप्रिया, Yes, sir. सुप्रिया आई है। हाँ। साक्षी, Yes, sir. नाजिया, नाजिया है? नाजिया नहीं है, चली गई नाजिया। पहले आई थी क्लास में। समरीन है? यस सर। समरीन है। नेहा गॉन्ड? यस सर। नेहा गॉन्ड है। सिमरन है? यस सर। सिमरन निशा। पूर्णिमा है? नहीं। प्रियंका है? नहीं। राहुल है? हाँ। यस सर। निशत है? नहीं। जूली है? यस। यस सर। सलमा है? यस। यस। इंद्रजीत नो। अपर्णा नो। अनामिका नो। नेहा 98। और दिलसाद, तुम क्यों आ गई क्लास में? तुम तो सेमेस्टर 3 में। नेहा 98 सर। नेहा 98। हाँ, नेहा 90। दिलसाद, आवाज आ रही है? तुम लोग मैसेज नहीं पढ़ते हो क्या? दिलसाद, Yes, sir. आ रही है। तो ये सेमेस्टर 3 का क्लास थोड़ी था, ये सेमेस्टर 2 और यूजी 3 का थे ना। तो मैंने रख दिया था, मेरी बहन को लगा कि मेरा क्लास है, फिर उसने दोबारा ज्वाइन करके दे दिया। चलो अटेंडेंस हो हाँ गया। जी। चलो, मैं व्हाट्सएप पर आप लोग रहोगे अपडेटेड, मैं आपको करूंगा फिर अपडेट की क्लास का टाइम, ठीक है? ओके। प्रोबेबिलिटी Okay, sir. नेक्स्ट क्लास विल बी विद इन 2 hours। ओके, चलो बाय बाय। ओके थैंक यू सर।